औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 524 लेक्चर 10 पार्ट 1 मल्टी मोडालिटी एंड CDA के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम मल्टी मोडालिटी की कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। No matter language is a tool of communication, but people also use different modes such as images, gesture, gaze का मतलब होता है आई कॉन्टैक्ट एंड पोस्चर यानी बॉडी लैंग्वेज। कि लैंग्वेज सिर्फ वाहिद ज़रिया नहीं है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज से होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये सारे जो तरीके हैं ना कम्युनिकेट करने के, इमेजेस के ज़रिए, जेस्चर के ज़रिए, गैज़ और पोस्चर, इनके ज़रिए भी लोग डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जिस सिचुएशन में जो भी तरीका मुनासिब हो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। Images have been given special attention in much of the work in multimodal discourse analysis. The images may include photographs, diagrams, maps or cartoons which may have their own grammar. इमेजेस को भी ख़ास तवज्जो दी गई है मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस में। और इमेजेस में फिर क्या क्या इंक्लूड है, फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स, मैप्स और कार्टून्स वगैरह। For example, the social relationship between the image and its viewer is strongly influenced by whether the subject in the image establishes eye contact with the viewer or does not. अब जो image होती है ना वो उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेज है उसका व्यूअर के साथ आई कांटेक्ट है या नहीं है। आई कांटेक्ट कुड परहैप्स सजेस्ट अ डिमांड, अगर आई कांटेक्ट है तो ये डिमांड को सजेस्ट करता है। वेयर इज़ नो आई कांटेक्ट माइट सजेस्ट एन ऑफर, और अगर आई कांटेक्ट नहीं है तो वो ऑफर को सजेस्ट करता है या रिस्पेक्ट को सजेस्ट करता है। The point of view or perspective of the image is also relevant. For example, a horizontal image suggests involvement as the viewer is on the same level as the subject of the image. इसके अलावा जो होता है ना उसका फोकस इमेज का और जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यानी कि इमेज हॉरिजॉन्टल है या हमारे पास वर्टिकल है, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो वो इमेजों को व्यूअर के साथ जो है वो यानी जिसकी इमेज है ना वो व्यूअर के साथ बराबरी की सतह पे उसको दिखाया जाता है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि जो इमेज है वो क्लोज वर्सेस मीडियम डिस्टेंस ऑफ शूट भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लाइटिंग, कलर, फोकस, ये सारा कुछ बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने टाइम मैगजीन से इमेज ली है, ये है इमेज मिशेल ओबामा की और इन्होंने इसकी एग्जांपल दी है। पहले आप इस इमेज को गौर से देख लें, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट और इमेज हॉरिजॉन्टल है, किस तरह से इन्होंने ली है। और ये सारा टॉपिक इस इमेज के बारे में है कि इसमें किस तरह से इन्होंने जो है इस इमेज से क्या मीनिंग कन्वे करने की कोशिश की है। टाइम मैगजीन यूजुअली पब्लिश क्लोज लुक इमेजेस विद इन द हाई लेवल फेशियल एक्सप्रेशन हैविंग स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट। अब ये वाला वो आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि टाइम मैगजीन जो है ना वो आमतौर पे क्लोज लुक इमेजेस को पब्लिश करता है जो कि हाई लेवल फेशियल एक्सप्रेशन रखती हैं और आई कॉन्टैक्ट जो है वो भी उनका स्ट्रॉन्ग होता है। द इमेज ऑफ मिशेल ओबामा हु हैड स्ट्रेट लुक एस्टैब्लिशिंग आई कॉन्टैक्ट विद द रीडर. The shoot was horizontal, suggesting the reader could be on the same level as the subject of the image, which connect the readers. The image is centrally framed within the border of the magazine cover, supported by the text, the meaning of the Michel, showing how those two elements, the words and the image, clearly belong together. अब जिस तरह उन्होंने इमेज के ऊपर वर्ड्स लिखे हैं तो ये दोनों आपस में इनकी इंटरकनेक्टेडनेस है। इमेज भी मीनिंग कन्वे कर रही है और ये जो टेक्स्ट है ये भी मीनिंग कन्वे कर रहा है। In the case of the cover of Time, the image of the Michelle Obama is foregrounded and carries the major informational load in the text. Foregrounded वो चीज़ होती है जो ज़्यादा मीनिंग कन्वे कर रही हो। अब इसमें जो मेन सब्जेक्ट है ना वो इमेज है और फिर टेक्स्ट भी इसके साथ मिलके जो अपना रोल है मीनिंग कन्वे करने में वो लेकर रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि the author of the text clearly have an interest in presenting this image to their reader and give agency to their subject by presenting with sympathy her personal view on life in the White House as the first lady and the way she conduct herself in this role. कि जो यहाँ पे मिशेल ओबामा की पिक है उनको एज अ फर्स्ट लेडी दिखाया गया और वो अपना रोल जो है वो जिस तरह से कनेक्ट कर रही हैं और उनकी पिक को किस तरह से हॉरिजॉन्टली यहाँ पे पब्लिश किया गया है और उनके फेशियल एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट को भी इन्होंने यहाँ पे उस पर भी रोशनी डाली है।
अच्छा, फिर इसमें ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिस तरह मैगज़ीन की यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी, उस पे इमेज पब्लिश है कि जो व्यूअर है ना या जो रीडर है उसकी पहली नज़र इमेज पे जाएगी या टेक्स्ट पे जाएगी। तो ये भी उसके लेआउट, और जब ये सारा कुछ इसका डिज़ाइन हो रहा होता है ना, लेआउट और किस तरह से टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करना है, स्ट्रक्चर्ड करना है और किस तरह से इमेज को, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यहाँ पे इमेज पे मेन फोकस है। A social semiotic theory of multimodality. Language contains a number of semiotic resources such as gesture, images and music that people use to communicate meaning. अब पहले भी हमने जिस तरह बात की कि लैंग्वेज में बहुत सारे सिम्योटिक रिसोर्सेज आ जाते हैं, उसमें जेस्चर होते हैं, इमेजेस होती हैं, म्यूज़िक भी होता है बाज़ औक़ात, और ये सारा कुछ लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। Therefore, language is considered within the socio-cultural context in which it occurred, and multimodal discourse analysis helps to describe semiotic resources that we drew for कम्युनिकेशन। और मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस में हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये सिम्योटिक रिसोर्सेज डिफरेंट सिचुएशन में मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं और इनके ज़रिए किस तरह से कम्युनिकेशन हो रही होती है। While looking at social semiotic meaning, we also need to focus on interpersonal relationship between participants and textual meaning, that how the message is organized. इसके अलावा इसमें हमें इस चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत होती है। हम ये भी देखते हैं कि जो इंटरपर्सनल रिलेशन है ना पार्टिसिपेंट्स के दरमियान और टेक्सचुअल मीनिंग के दरमियान, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। In multimodal text, these meanings are realized visually in how the image conveys the aspect of the real world. The ideational or representational meaning of the image, we focus on how the image engage with the viewer, and interpersonal or modal meaning of the image and how the elements in the image are arranged to involve its intention or effect. कि किस तरह से जो एक इमेज है उसमें जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है और ऑडियंस कौन है, वो किसको मैसेज रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कन्वे किया जा रहा है। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ द मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस व्यू इंक्लूड क्रेस एंड वैन लोवेंस। अच्छा, ये वाली जो एग्जांपल्स है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पेपर में पूछी जाती हैं कि एग्जांपल्स ऑफ मल्टी मोडालिटी, तो यहाँ से आप 4-5 जो एग्जांपल है वो अच्छे तरीके से याद कर लें। पहले यहाँ पे इन्होंने क्रेस का कॉन्सेप्ट दिया है, रीडिंग इमेजेस की, किस तरह से जो इमेजेस होती हैं उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी अपनी अपनी एक ग्रामर होती है। फिर यहाँ पे वैन लेवन का कॉन्सेप्ट था सोशल सिम्योटिक अप्रोच टू कंटेम्प्रेरी कम्युनिकेशन, के कौन से जो सिम्योटिक रिसोर्सेज है वो किस तरह से मीनिंग प्ले करते हैं, कलर्स डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेआउट डिफरेंट तरीके से करता है, इमेजेस डिफरेंट तरीके से करती है, म्यूजिक डिफरेंट तरीके से करता है। तो वैन लेवन की एक एग्जांपल दी हुई है। इसके अलावा ओ हेलरन का कॉन्सेप्ट था सोशल सिम्योटिक, ये भी उसने ये सिम्योटिक की स्टडी थी। डिफरेंट रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ लैंग्वेज ही काफ़ी नहीं होती कम्युनिकेशन के लिए, बाकी रिसोर्सेज भी होते हैं। मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस में ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो इमेजेस होती हैं उसमें बाकी जो जैसे गैज़ हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गई, तो ये भी इन सब की स्टडी की है किस तरह से मीनिंग प्ले करते हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड किस तरह से होते हैं। जिस तरह मैगजीन में टेक्स्ट भी था और इमेज भी थी, इसी तरह डिफरेंट रिसोर्सेज मिलकर वर्क कर रहे होते हैं। मैकिन एंड वैन लेवन डिस्कस मल्टीमोडालिटी इन रिलेशन टू ग्लोबल मीडिया डिस्कोर्स, तो ये भी इसकी एग्जांपल है। तो ये आपने 4-5 एग्जांपल जो है ना ये आपने याद कर लेनी है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। The first is that language is a part of ensemble of modes, each of which has equal potential to contribute to meaning. For example, images, gas, posture, thus do not just support meaning, they contribute to meaning. अब ये जो सारे रिसोर्सेज हम पढ़ते आ रहे हैं ना, ये अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं मीनिंग को, जैसे इमेजेस, गैस और पोस्टर वगैरह, और ये ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं मीनिंग को बल्कि कंट्रीब्यूट भी करते हैं। The second is that each mode of communication realize different meaning, and that looking as at language at the principal or sole medium of communication only reveals a partial view of what is being communicated. तो ये सारे जो होते हैं ना ये मिल के क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है और किससे किया जा रहा है उस हिसाब से अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। The third assumption is that people select from the configure these various modes in order to make meaning, that the interaction between these modes and the distribution of meaning between them are part of production of meaning. तो इन सब जो सिम्योटिक होते हैं ना
मीन्स आप इनको कह सकते हैं, मोड्स होते हैं, इनमें इंटरेक्शन किस तरह से होती है। द फोर्थ assumption इज़ दैट मीनिंग्स मेड बाय द यूज़ ऑफ मल्टी मॉडल रिसोर्सेज आर सोशल। फोर्थ assumption ये है कि ये सारे जो मीनिंग होते हैं ना, जो सिम्योटिक की मदद से बनते हैं, ये सोशल होते हैं। These meanings further are shaped by the norms, rules, and social convention for the genre that are current at the particular time in the particular context. अब ये जो मीनिंग हम बना रहे होते हैं ना, क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ये हमारे रस्म व रिवाज के मुताबिक, सोसाइटी मतलब रूल्स के मुताबिक होते हैं, सोशल कन्वेंशन के हिसाब से होते हैं। अच्छा, अगर किसी ने पीके मूवी देखी है ना, तो उससे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि पीके जो है ना, वो लैंग्वेज को मतलब वो किसी और प्लेनेट से आया होता है और उनके प्लेनेट में बोला नहीं जाता ना, लैंग्वेज नहीं होती है, वो एक दूसरे से हाथ पकड़ के समझ लेते हैं कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि लैंग्वेज इतनी मुश्किल है, यहाँ तुम लोग एक वर्ड को सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन और डिफरेंट तरीके से बोलो तो उसका मतलब ही बदल जाता है। वो एग्जांपल देता है अच्छा की, जैसे आप लोग अगर हैरान हो तो बोलते हो अच्छा, मतलब उसको थोड़ा लंबा करके बोलते हो। अगर वही अच्छा आपने गुस्से में बोलने हो, सेम वर्ड है, तो आप अच्छा सिर्फ टोन बदलने से ना, यानी आप लोग का मीनिंग बदल जाता है। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि जो ये सिम्योटिक सारे हम यूज़ कर रहे हैं ना मीनिंग कन्वे करने के लिए, तो ये हम मुआशरे के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से कर रहे होते हैं। यानी यही अच्छा वर्ड अगर हम सैड सिचुएशन में बोलना है, कोई भी वर्ड हम ले सकते हैं, तो सैड सिचुएशन में हिसाब से वही वर्ड डिफरेंट तरीके से बोला जाता है, और खुशी के मौके पर डिफरेंट तरीके से बोला जाता है, क्वेश्चन करने के लिए डिफरेंट तरीके से बोला जाता है। तो ये जो सिम्योटिक रिसोर्सेज है ना, ये सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। A social semiotic approach to contemporary communication provides a social semiotic theory of multimodality. Among other things, a social semiotic theory of multimodality asks what meaning is being made in a text. अब social semiotic theory में कुछ questions हैं कि जो क्या meaning convey किया जा रहा है, इस image को डिस्प्ले करने का या इस इमेज को पब्लिश करने का मकसद क्या है, क्या मीनिंग हमने कन्वे करना है। हाउ इज़ मीनिंग बीइंग मेड इन द टेक्स्ट। अब उस टेक्स्ट में ये मीनिंग किस तरह से बनाया गया है। जिस तरह ऊपर हमने मिशेल की एग्जांपल, उनकी इमेज की एग्जांपल देखी, तो उसमें आई कांटेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशन को ज़रा हाईलाइट किया जा रहा है, उनको हाईलाइट किया जा रहा है ना मीनिंग मेकिंग के लिए। तो किस तरह से मीनिंग बनाया गया इमेज के ज़रिए। व्हाट रिसोर्सेज हैव बीन ड्रॉन टू मेक द मीनिंग इन द टेक्स्ट। और रिसोर्सेज कौन से यूज़ हुए हैं मीनिंग मेकिंग के लिए। जिस तरह ऊपर फेशियल एक्सप्रेशन और आई कॉन्टैक्ट यूज़ हुए हैं, एक इमेज यूज़ हुई है और टेक्स्ट यूज़ हुआ है। इन वर्ड सोशल एनवायरनमेंट इज द मीनिंग बीइंग मेड। और ये किस सोशल एनवायरनमेंट में मीनिंग बनाया गया है। whose interest and agencies act working in meaning of the making of the meaning। अब ये किसके लिए बनाया गया, इसकी ऑडियंस कौन है, ये किसको मैसेज कन्वे किया जा रहा है। It does this by considering made such a writing, images, color and facial expression and the relation between them. It consider what made is foregrounded, what made carry a major informational weight। और किस चीज़ को इसमें ज़्यादा अहमियत देनी है, मीनिंग कन्वे करने में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा जो रोल अदा कर रहा है, उसको कहते हैं फोरग्राउंडिंग एलिमेंट, फोरग्राउंडेड एलिमेंट। आगे हमारे पास है टॉपिक 43, जॉनरा एंड मल्टीमोडालिटी फ्रेमवर्क। According to Batman, text is just one stand in a complex presentational form that seamlessly incorporates visual aspect around and sometimes even instead of the text। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात की है, बैटमैन का ये कहना है कि जो टेक्स्ट है ना, वो सिर्फ एक स्टैंड होता है कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशनल फॉर्म में, और इसके अलावा जो विजुअल एस्पेक्ट्स होते हैं ना इसके अराउंड, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए। टेक्स्ट के अलावा बाकी भी चीज़ें होती हैं मीनिंग कन्वे करने के लिए, जिस तरह हमने पहले भी बात की, उनकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं। इन अ genre and multimodality framework, the mentions the content structure and the genre structure, the rhetorical structure, the linguistic structure, द लेआउट स्ट्रक्चर एंड द नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। नेविगेशन स्ट्रक्चर मतलब कि रीडर उसको किस तरह से उस टेक्स्ट को लेता है, उसको समझता है किस तरह से, पहले वो इमेज को देखता है या पहले वो टेक्स्ट को पढ़ता है। Each of these operates within the constraint of the physical nature of the text being produced, paper on the screen। अब ये सारा कुछ है ना, ये टेक्स्ट की फिजिकल नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो जो टेक्स्ट है वो पेपर और स्क्रीन साइज क्या है, कंस्ट्रेंट अराइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, पेज लिमिट उसकी क्या है, कलर साइज ग्राफिक्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये टाइम प्लेस वगैरह उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। Earlier discussion was just about text size etc, but this one deals with the use of color. Even though color is used simply, largely red and black, yet effectively in the text the color is intense and intensely saturated। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि कलर का भी बड़ा अहम रोल होता है
इट इज़ आल्सो मैक्सिमली डार्क एंड प्योर गिविंग हाई वैल्यू टू द कलर। अब इसमें डार्क और जो प्योर कलर है ना वो यूज़ की जाते हैं इमेज को हाई वैल्यू देने के लिए। द रेड बैकग्राउंड ऑफ द पेज सजेस्ट वार्मथ, एनर्जी एंड सैलियंस इन टर्म्स ऑफ कंटेंट स्ट्रक्चर। द टेक्स्ट इज इक्वली सिंपल। अब जो रेड बैकग्राउंड है वो सजेस्ट करता है वार्मथ, एनर्जी और सैलियंस को, जिस तरह आपने यहाँ पे मार्शल ओबामा की पिक में भी देखा। यहाँ पे इन्होंने इस तरह से रेड बैकग्राउंड और ये ब्लैक कलर और डार्क इसको यूज़ किया हुआ है और टेक्स्ट जो है उसको सिंपल रखा गया है। तो यहाँ पे इन्होंने बात की कि कलर भी जो है ना वो मीनिंग कन्वे करने में, मैसेज पहुंचाने में बड़ा अहम रोल अदा कर रहा होता है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। रिटोरिकल स्ट्रक्चर इज इक्वली सिंपल, मेड अप ऑफ बैकग्राउंड, द इमेज, एलिब्रेशन, टाइटल जो है आर्टिकल का। इसके अलावा सिमिलरली द इमेज माइट बी द कार्ड थीम। अब यहाँ पे इमेज जो है ना वो एक थीम होगी, यानी पॉइंट ऑफ डिपार्चर, और जो टेक्स्ट है ना वो एक यहाँ पे या एक रीम होगा। दैट इज व्हाट विल बी सेड, जो कहा जा रहा है, जिसके जरिए कहा जा रहा है वो इमेज है, और जो कहा जा रहा है वो text about the theme. The linguistic structure of the key verbal component of the text are single noun and the noun group the meaning of the missile. The layout structure follows expected convention for covers Time magazine with the image being given central place and title of the magazine. अब यहाँ पे जो image है ना वो कुछ convention को follow कर रही है, उसका specific layout है, किस तरह से image है दरमियान में और फिर साइड पे text लिखा गया है, और ये सारा कुछ उसकी image के बारे में बताया गया है। The navigation structure for the written text requires the reader to consume the image and its caption before reading the full text of the article by opening the pages of the magazine। कि इसमें नेविगेशन स्ट्रक्चर इस तरह का है ना कि जब जो कोई भी रीडर है वो जब मैगजीन ओपन करेगा तो पहले वो इमेज को देखेगा, टेक्स्ट को पढ़ेगा और फिर वो मैगजीन को पढ़ना स्टार्ट करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो थोड़ा सा लंबा हो गया है, आपने इसको रीड कर लेना है। इसमें जो एग्जाम्पल्स है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडलिटी की, वो आपने याद रख लेनी है, और बाकी इसमें से एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह यहाँ उन्होंने मैगजीन की एग्जांपल से बहुत सारी चीज़ें हमें समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।